तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको पूरे 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया आर कलेक्टिवली नोन एज द कंट्रीज। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया को सामूहिक रूप से किस तरह के देशों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बाल्टिक नेशंस, आर्कटिक नेशन, बल्कान नेशन या फिर स्कैंडिनेवियन नेशन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है ये, और आपको जान आना भी चाहिए कि क्या बोलते हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया को। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023? 26 अप्रैल को मनाए जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, विमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपको जानना चाहिए, हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2000 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO द्वारा इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था। 26 अप्रैल ही क्यों चुना गया? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना कार्य करना शुरू किया था 26 अप्रैल 1970 से, इसलिए 26 अप्रैल को चुना गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 2023 में थीम रहेगा विमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर हम कुछ बेसिक डिटेल्स जानें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WIPO हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी 1967 को, कार्य करना इसने शुरू किया था 1970 से। इसके हेड है डैरेन टाउन। व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 26। तो देखिए, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2016 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था इन मेमोरी ऑफ चेरनोबिल डिजास्टर। आप सभी ने नाम सुना होगा इस डिजास्टर का, बहुत भयंकर डिजास्टर था ये एक। तो ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कहाँ पर? चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो 4 नंबर रिएक्टर था वहाँ पर। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था कहाँ पर? तो ये यूक्रेन की जो सिटी है प्रिपियात, इसके पास ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट था। एक्चुअली अब जो ये सिटी है चेरनोबिल, ये बिल्कुल अबेंडेंट है। ठीक है, और काफ़ी रेडियो एक्टिव यहाँ पर जो है फैला। सोवियत यूनियन के एक लार्ज पार्ट में रेडियो एक्टिव जो है फैल गया था, खास करके बेलारूस, यूक्रेन और रशियन फेडरेशन में। लगभग 8.4 मिलियन पीपल इस रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो गए थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2023-24? 2023-24 के लिए नास्कॉम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, अनंत माहेश्वरी। आपको जानना चाहिए, नास्कॉम ने अनाउंस किया है कि 2023-24 के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे
या फिर चेयरपर्सन रहेंगे, ये अनंत माहेश्वरी रहेंगे। अनंत माहेश्वरी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हें नास्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है 2023-24 के लिए। तो चेयरपर्सन ने देख लिया। वाइस चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? राजेश नाम्बियार, जो कि चेयरमैन एंड एमडी है कॉग्निजेंट इंडिया के। आपको जानना चाहिए इससे पहले माहेश्वरी नास्कॉम के वाइस चेयरपर्सन थे, और अब इस रोल पर, चेयरपर्सन के रोल पर, ये कृष्णन रामानुजम को सक्सीड कर रहे हैं। कृष्णन रामानुजन प्रेसिडेंट रहे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। अच्छा, अगर हम बात करें नास्कॉम की, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये इंडियन नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन है, और आप सभी जानते हैं भारत की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है 2 to 7 बिलियन US$ की है। तो इसकी एक अपेक्स बॉडी है, एक नेतृत्व संस्था है नास्कॉम। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोची। देखिए, आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोची वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो है, जो कि 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है थ्रू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स। तो ये वैसी मेट्रो नहीं है, ठीक है, जैसे हमने देखा था अंडर वाटर चलने वाली कोलकाता मेट्रो। ये इस तरह की मेट्रो है, बोट वाली। तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है, और 10 आइलैंड्स को ये कनेक्ट करती है कोची सिटी के साथ। साथ ही पीएम मोदी ने केरल की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है तिरुवनंतपुरम एंड कासरगोड के बीच में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन में। ये ट्रेन 11 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कवर करेगी, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, थ्रिसुर, पलक्कड़, पथनमथिट्टा, मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर एंड कासरगोड। Which country was the largest exporter of crude oil to India by value in February? फरवरी में मूल्य के हिसाब से भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश था? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, रशिया। तो ये अप्रैल में ही ये डेटा निकल कर आया है, फरवरी महीने का। देखिए, आपको जानना चाहिए, यदि हम फरवरी 2023 की बात करें, और इसमें अगर हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल देखें भारत में वैल्यू के हिसाब से, तो ये रशिया रहा है फरवरी के महीने में। तो जो हमने इंपोर्ट किया है रशिया से ऑयल, उसकी वैल्यू रही 3.35 बिलियन US$ की। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब रहा है, उसके बाद इराक रहा है, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, अगर हम अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच में देखें, तो रशिया से हमने 27 बिलियन US$ का इंपोर्ट किया है ऑयल, ठीक है। पहले नंबर पर इराक से किया है 30 बिलियन US$। तो अगर हम अप्रैल से फरवरी के टाइम फ्रेम में देखें, तब तो इराक रहा पहले नंबर पर, उसके बाद रशिया रहा। और अगर हम केवल फरवरी का देखें, इसमें रशिया लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अच्छा, और जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं भारत के लिए, सऊदी अरब हैं, UAE है, US एंड कुवैत है। द RBI हैज़ कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड हैज़ अलाउड इट टू फंक्शन एज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। RBI ने किस राज्य स्थित अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए, केरल है। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरला बेस्ड अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और अलाउ किया है कि ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन NBFC की तरह कार्य कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक ने जो इसको बैंकिंग लाइसेंस था इसका 3 जनवरी 1987 को जो ग्रांट किया गया था, उसको कैंसिल कर दिया है अंडर सेक्शन 22 रीड विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन अप्रैल 24, 2023। तो डिफरेंस आप सभी जानते हैं बैंक एंड NBFC के बीच में। बैंक एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एंटिटी होता है जो कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि NBFC ये एक कंपनी होता है जो कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस। द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अनवेल्ड अ गेट नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सचिन तेंदुलकर।
देखिए हाल ही में सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो गई 24 अप्रैल को, तो इसी उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित करने के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया ने एक गेट का अनावरण किया है उनके नाम पर। इन्हीं के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने एक और क्रिकेटर वेस्ट इंडीज के लेजेंड रहे हैं ब्रायन लारा, इनके नाम पर भी एक गेट अनावरण किया है। तो सचिन और ब्रायन लारा इन दोनों के नाम पर। तो सचिन को तो सम्मानित किया गया उनके 50th बर्थडे पर, और ब्रायन लारा के नाम पर क्यों किया गया, क्योंकि ब्रायन लारा ने 1993 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक टेस्ट मैच जो हुआ था उसमें 277 की एक पारी खेली थी। तो उसकी 30th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ब्रायन लारा के नाम पर भी गेट अनावरण किया गया। अब इसी के साथ जो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलन डेविडसन एंड आर्थर मॉरिस के क्लब में शामिल हो गए हैं, यानी कि इन सभी के नाम पर अब यहाँ पर गेट्स हैं। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए सचिन तेंदुलकर से संबंधित ही ये करंट अफेयर है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में, तो इसका जो वेस्ट स्टैंड है इसका नाम भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया है इनके 50th बर्थडे के उपलक्ष्य में। Who has been named the new Deputy Prime Minister of the United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम का नया उप प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ओलिवर डॉवरेन। देखिए ओलिवर डॉवरेन ये न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। क्यों बने हैं? क्योंकि इससे पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे डोमिनिक राब, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। Which payment company has collaborated with M1 Exchange for digital invoice discounting? डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए किस भुगतान कंपनी ने M1 एक्सचेंज के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मास्टर कार्ड। देखिए मास्टर कार्ड ने यहाँ पर M1 एक्सचेंज के साथ कोलेबरेट किया है टू ऑफर अ डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग सोल्यूशन टू फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्री MSMEs थ्रू फार्म पास, जो कि एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है। तो जो किसान हैं और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एग्रीकल्चर संबंधित MSMEs हैं, उनको क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए मास्टर कार्ड और M1 एक्सचेंज ने कोलेबरेट किया है। साथ ही जो ये फार्म पास नाम का जो एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट बायर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं और बेस्ट प्राइस वगैरह भी नेगोशिएट कर सकते हैं। मास्टर कार्ड आप सभी जानते हैं एक लीडिंग ग्लोबल पेमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और माइकल मैबैक इसके CEO हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल 24 अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार फिजिकल 24 के लिए भारत की अपेक्षित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6.2%। देखिए मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की जो GDP है फिजिकल 24 के लिए 6.2% से ग्रो करेगी, और जो इन्फ्लेशन है सेकंड क्वार्टर में ये 5% से बिलो रह सकती है। सेकंड क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर क्या हुआ? अप्रैल मई जून, और सेकंड क्वार्टर हुआ जुलाई अगस्त सितंबर। मॉर्गन स्टैनली भी आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज है, जिसकी सर्विसेज कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। एक्चुअली 1997 में मॉर्गन स्टैनले का मर्जर हो गया था डीन विटर डिस्कवर कंपनी के साथ। ठीक है, तो मॉडर्न जो मॉर्गन स्टैनले है ये इन दोनों कंपनीज का मर्जर है। तारिक फतेह रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जर्नलिज्म। देखिए इन्हें आप सभी ने टीवी पर देखा होगा, पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फतेह, जिनका जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। इनका हाल ही में 73 की एज में कैंसर के कारण निधन हो गया है। इन्होंने फेमस कुछ बुक्स भी लिखे हैं, जिनमें है चेजिंग अ मैरिज और एक है द ज्यू इज़ नॉट माई एनिमी। ये अपने आप को एन इंडियन बोर्न इन पाकिस्तान या फिर अ पंजाबी बोर्न इन टू इस्लाम कहते थे, और पाकिस्तान के काफ़ी क्रिटिक रहे हैं, आपने देखा होगा इनको डिबेट में, और भारत की जो पार्टीशन हुआ उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। सिद्धार्थ राव, तो ये वेब चटनी, ये एक इंडियाज़ फर्स्ट एंड टॉप डिजिटल एजेंसीज में से एक रही वेब चटनी, इसके को फाउंडर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तेलुगु एक्टर एंड कॉमेडियन अल्लू रमेश का भी निधन हो गया है। नोटेड एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट उत्तरा बकर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही कन्नड़ टीवी एक्टर संपत जयराम, इन्होंने भी कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया, तो इनका भी निधन हो गया है।
हु वॉन द लंदन मैराथन मेंस टाइटल दिस ईयर? इस वर्ष लंदन मैराथन पुरुष खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा केल्विन किप्टोम। देखिए केल्विन किप्टोन ये केन्या से हैं, इन्होंने लंदन मैराथन जीत लिया है और जो डिस्टेंस थी वो इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड में पूरी की। विमेंस कैटेगरी बात करें तो यूथोपियन बोर्न डच एथलीट सिफान हसन ने ये मैराथन जीती है। इससे पहले हमने एक और मैराथन देखी थी ना, बोस्टन मैराथन। Which organization has signed a memorandum of understanding with सेल बोकारो स्टील प्लांट? सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया। देखिए सेल बोकारो स्टील प्लांट BSL, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया के साथ, ताकि जो 5G IT और टेलीकॉम क्षेत्र की जो एप्लीकेशंस हैं वो सेल बोकारो स्टील प्लांट में जो है यूज़ की जा सके। ठीक है, तो जो इनके जो फैक्ट्री है इनकी, जो इनका प्लांट है झारखंड में, तो वहाँ पर 5G की सर्विसेज आएँ और IT एप्लीकेशंस जो भी हैं वो यूज़ की जा सके। Which two banks have announced their plans to acquire up to a 9.94% stake in InsurTech startup Go Digit Life Insurance? किन दो बैंकों ने InsurTech स्टार्टअप गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में 9.94% हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक। देखिए एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक ये गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में 9.94% स्टेक एक्वायर करेंगे। कितनी राशि में? 69 करोड़ रुपीज़ में। सेम HDFC बैंक का और सेम है एक्सिस बैंक का। तो एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट इन्होंने जो है साइन किया है, जिसके तहत ये गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में 69.90 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द MMA1 फेडरेशन? MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है महावीर सिंह फोगाट। देखिए लेजेंडरी रेसलर एंड कोच महावीर सिंह फोगाट, इनको MMA1 फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये फेडरेशन मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। MMA का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इसे केज फाइटिंग भी कहते हैं, और ये फुल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है। स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, ग्राउंड फाइटिंग सब इसमें चलता है। ठीक है, और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो 6 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, बॉक्सिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीको रोमन रेसलिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में। What is the name of the rescue operation launched by India to evacuate its stranded citizens from Sudan? सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन बी है ऑपरेशन गंगा। ये हमने हाल ही में देखा था कि जब यूक्रेन रशिया का जो चल रहा था ये वॉर, तो इसमें भारतीयों को अलग अलग देशों से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला गया था। देखिए भारत ने सूडान में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है लॉन्च किया। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। ऑब्वियस सी बात है, आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2 C-130 एयरक्राफ्ट्स और नवल शिप INS सुमिता, इनको स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम इनको सर्विस पर लगा देंगे। और कुछ पहला बैच आ भी गया है, वहाँ से चल भी दिया है। लगभग 4000 इंडियंस यहाँ पर सूडान में फंसे हुए हैं। अच्छा, इसका नाम कावेरी रखा गया है। कावेरी आप सभी जानते हैं, वन ऑफ द मेजर इंडियन रिवर्स है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। अच्छा, साउथ के काफ़ी लोग सूडान में फंसे हुए हैं। अच्छा, सूडान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच में चल रहा है पिछले 10-15 दिन से, और 450-500 लोगों की यहाँ पर जान भी जा चुकी है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको जानना भी ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए सूडान की लोकेशन आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, तो ये बात तो समझ में आ गई। जो भी यहाँ पर ये वायलेंस चल रहा है, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 2 पर्सन आप देख रहे हैं, दरअसल जो पूरा यहाँ पर रायता फैला हुआ है वो इन्हीं दोनों के कारण फैला है। कौन है ये? देखिए जो लेफ़्ट साइड में, मतलब हमारी लेफ़्ट में जो है, ये यहाँ के आर्मी जनरल हैं अब्दुल फताह अल बुरहान,
और जो राइट साइड में है ये यहाँ की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्स जनरल मोहम्मद हमदैन दगालो, जिन्हें हमेदती कहते हैं, ये है। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि जो ये आर्मी जनरल हैं अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, इनका कहना है कि जो यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ की रैपिड सपोर्ट फोर्स हैं, जिनके हेड ये हैं राइट साइड वाले जनरल मोहम्मद हमदैन दगालो, तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये यहाँ की आर्मी में मर्ज हो जानी चाहिए अगले 2 सालों में। ठीक है, ये बात है। लेकिन जो ये पैरामिलिट्री फोर्स के जो हेड हैं इनका कहना है कि हम मर्ज नहीं होंगे, और जो ये तुम अपना जो स्कीम लेकर आए हैं इसे अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि बात ये है ना, अगर मर्ज हो जाएगी तो हेड कौन करेगा उसको, ये चाहेंगे कि मैं करूं, आर्मी जनरल चाहेंगे कि मैं ही करूं। ठीक है, अब ये बात आई कहाँ से, ये दूसरी फोर्स कहाँ से आई? अमूमन किसी कंट्री में जो सेना सबसे ताकतवर होती है उसी के पैरेलल एक और पैरामिलिट्री फोर्स आखिर आई कहाँ से? तो देखिए, ये किया धरा है इन महाशय का, उमर अल बशर इनका नाम है। ये 1993 से सूडान के प्रेसिडेंट रहे 2019 तक। अब इतने लंबे समय तक अफ्रीका में कोई प्रेसिडेंट रहा हो किसी कंट्री का, तो ऑब्वियस सी बात है उसे डर तो लगेगा कि किसी दिन जो है कोई मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे। तो ऐसा ही कुछ हुआ लगभग साल 2002 या 2005 के आसपास कि सूडान के एक एरिया में कुछ विद्रोह हुआ इनके खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया, आर्मी को नहीं भेजा वहाँ पर, इन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को चुनकर एक फोर्स खड़ी कर दी, ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनको भेजा कि आप लोग वहाँ पर उस वायलेंस को दबा कराओ, जो वहाँ पर विद्रोह की जो लहर चल रही है उसको दबा कराओ। उन्होंने वहाँ पर दबाना शुरू कर दिया। अब इस जो ये फोर्स है इसको इन्होंने जो है यहाँ के इसके जो सोल्जर थे उनको मिलिट्री रैंक भी देना शुरू कर दिया। ठीक है, आर्मी तो थी, आर्मी के अलावा एक फ़ोर्स और इन्होंने बना दी, क्योंकि आर्मी से तो इन्हें अपना खतरा लग रहा था कि किसी दिन आर्मी मेरा तख्ता पलट ना कर दे और मेरी फाइल ना खोल दे। तो इन्होंने एक और फोर्स बना दी। अब इनका जो डर था वो सही साबित हुआ 2019 में। जो ये लेफ़्ट साइड में है अब्दुल फताह अल बुरहान, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, तख्ता पलट कर दिया। अब बात वहीं पर आ गई कि अब देश में 2 आर्मी चल रही है। एक तो आर्मी ये है जिसका राज है अब्दुल फताह अल बुरहान, इनका ही राज है पूरे सूडान पर, कैपिटल पर भी। दूसरी है फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, अब 2 आर्मी है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हेड ये नहीं चाहेगा कि मेरी पैरेलल एक गवर्नमेंट चले। तो अब ये जो आर्मी जनरल है ये चाह रहे हैं कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये हमारे में मर्ज हो जाए। अब ये मर्ज होना नहीं चाहते जो दूसरे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर मर्ज हो जाएंगे तो हमें इस आर्मी जनरल के अंडर काम करना पड़ेगा। अभी तो पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी करो, कहीं घूमो फिरो, कितना ही पैसा लूटो, है ना, तो ये दब के क्यों रहेंगे? तो वही बात है। तो अब इन दोनों में ही लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस लिए चल रही है? ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कौन करेगा। तो यहाँ की जो कैपिटल है खार्टूम, ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले कह रहे हैं कि हमारा कब्जा यहाँ की कैपिटल पर हो गया है। आर्मी कह रही है कि कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पूरा मामला यही चल रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है ये सब। तो अफ्रीका में यही सब चलता रहता है। चलिए प्रीवियसली असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे, आंसर देखेंगे। प्रीवियस जो असाइनमेंट क्वेश्चंस पूछे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन IPL 2023? वेंकटेश अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री एम्स टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय विच ईयर? 2047. Which state government introduced a vacant land tax for asset registration? Answer is Maharashtra. Which state government launched the TN Reach initiative to use over 80 unused helipads soon? Tamil Nadu. In India, what is the new minimum speed at which a connection is defined as broadband, which includes fixed line connections as well as wireless connections that offer fast internet speeds 2 Mbps? आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, विच कंपनी इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है? तो इसका आंसर जो है दोनों है, एंट्रिक्स एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। कई एस्पिरेंट्स में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन था। ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें एंट्रिक्स ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रिक्स मैंने क्वेश्चन ऑप्शन में डाला था, क्योंकि अगर आप एंट्रिक्स की साइट देखें तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके साइट पर भी लिखा हुआ है कि ये कमर्शियल आर्म है इसरो की।
और वहीं अगर आप NSIL की वेबसाइट देखें तो ये तो obvious सी बात है, ये क्या है, ये भी एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। एक ना अपनी, भले ही आपने PDF कोर्स लिया हुआ हो, लेकिन एक अपनी कॉपी बना कर रखा करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अलग से नोट करके लिख लेनी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो PDF में नहीं मिलती, मैं बोलकर ही आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, दोनों है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7000 रन इन T20 क्रिकेट? What is the name of the ransomware that has been recently targeting Apple computers? In which city did Sachin Tendulkar score the first ever double hundred in a men's one-day international in 2010? The center has launched over 254 network towers to provide 4G mobile connectivity in border areas of which state? Union Minister Sarbananda Sonowal inaugurated National Technology Center for Ports, Waterways and Coast at Discovery Campus of which IIT? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।